जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं और किस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग हम वर्तमान टाइम में कर रहे हैं, वही आज की क्लास में समझना और सीखना। देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बहुत साल पहले भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था और आज भी किया जाता है। कह रहा है कि पहले के कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर में बहुत अंतर है। कंप्यूटर में समय के साथ काफी परिवर्तन हुआ। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि बहुत साल पहले भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे और आज भी हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन पहले के कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमको देखने को मिला है। और कंप्यूटर में समय के साथ काफी परिवर्तन भी हुआ। मतलब कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा हुआ है या जैसे जैसे समय बढ़ा हुआ है, वैसे वैसे इसमें काफी मात्रा में चेंजेस हमको देखने को मिला हुआ है। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि आज के समय के कंप्यूटर काफी मॉडर्न और एडवांस देखने को मिलते हैं, लेकिन पुराने समय के कंप्यूटर इतने मॉडर्न, आधुनिक और एडवांस नहीं हुआ करते थे। लेकिन बदलते समय के साथ कंप्यूटर के क्षेत्र में जो सुधार हुआ है, जिसमें काफी समय भी लगा है। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल आप एक मोबाइल से अपना समझिए कि जिस तरीके से मोबाइल का प्रयोग अभी इस समय क्या है, इस समय 5G आपका आ चुका है। सोचिए, इसके पहले 2G चलता था, 4G चलता था, 3G चलता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपका आगे बढ़ा है, वैसे वैसे आपके स्मार्टफोन में भी चेंजेस आपको देखने को मिला हुआ। सेम वैसे ही हमारे कंप्यूटर के साथ भी ऐसा ही हुआ। और इसमें क्या है, लेकिन पुराने समय के कंप्यूटर इतने मॉडर्न और आधुनिक एडवांस नहीं हुआ करते थे, लेकिन बदलते समय के साथ कंप्यूटर के क्षेत्र में सुधार हुआ, जिसमें काफी समय लगा। और कह रहा है कि पहले के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे। मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में मैंने सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको बताया कि सुपर कंप्यूटर का आकार लगभग एक कमरे के बराबर होता था। और इसमें क्या बताया जा रहा है कि पहले के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन आज के कंप्यूटर साइज में बहुत छोटे होते हैं और इनकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरल भाषा में से समझे तो वह टाइम पीरियड, समय अवधि जिसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, और टाइम पीरियड को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी कहते हैं। कि जैसे कि मान के चलिए, प्रथम पीढ़ी कब से लेकर के कब तक चला, उसमें क्या हमको सुधार देखने को मिला। फिर इसके बाद से मान के चलिए कि जनरेशन आपका चेंज हुआ, सेकंड जनरेशन आया, तो उस केस में हमको क्या ऐसा एक सिचुएशन देखने को मिला। तो ऐसे बदलते समय में अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा हुआ है, जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन हमारा आगे बढ़ा हुआ है, वैसे वैसे कंप्यूटर में हमारे बहुत सारा चेंजेस हमको देखने को मिला हुआ। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम पहले कंडीशन के बारे में बात करें तो देखिए, इसमें इतने सारे कंप्यूटर की पीढ़ी आपका दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि कंप्यूटर की तकनीक को विकसित होने में लगभग 5 पीढ़ियों का वक्त लग गया, इसलिए कंप्यूटर की 5 पीढ़ी होती है जो कि नीचे दी गई। सोचिए, अभी इस समय तक कंप्यूटर की टोटल विकास होने में 5 पीढ़ी का वक्त लग चुका है। और ये पांचों पीढ़ी कब किस पीढ़ी का इस्तेमाल किया गया, कब किस पीढ़ी का मतलब कैसे मतलब चेंजेस हुआ, किस टाइम पे कौन सी पीढ़ी आया, यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ। देखिए, प्रथम पीढ़ी की शुरुआत जो हुआ वो 1940 से लेकर के 1956 तक हुई। इसके बाद से सेकंड जो पीढ़ी आया, ये कह रहा है कि 1956 से 1963 तक चला। इसके बाद से तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 तक चला। इसके बाद से चौथी पीढ़ी आपका 1971 से 1985 तक चला। और कह रहा है कि पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो वर्तमान में मौजूद हैं, जो हम कंप्यूटर यूज कर पा रहे हैं। ये जो वर्तमान में हम कंप्यूटर यूज कर पा रहे हैं, ये कंप्यूटर हमारी पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर जो भी वर्तमान में आपका चल रहा है। समझ में आ रहा है ना। अभी इस समय जो हम कंप्यूटर यूज कर पा रहे हैं, ये अभी वर्तमान की कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर है। तो चलिए, अब ऐसे में आपके सामने एक क्वेश्चन बनती है कि सर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ऐसा क्या टेक्नोलॉजी आया, दूसरी पीढ़ी में क्या चेंजेस हुआ, तीसरी पीढ़ी में क्या चेंजेस हुआ। मतलब कोई ना कोई चेंजेस इसमें जरूर हुआ होगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारा आगे बढ़ा हुआ। तो जैसे क्या होता है, मोबाइल से सीखते हैं। मोबाइल स्टार्टिंग में मान के चलिए कि आपका 2G आया होगा, उसमें उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी जिस समय इस समय जो 5G में आ रहा है। इसके बाद से 3G आया, तो 2G से थोड़ा सा बेहतर आपका 3G रिस्पॉन्स मिला। तो 3G की भी इस समय की कंपेरिजन करें तो उतना बेहतर रिस्पॉन्स उसका नहीं था। इसके बाद से आपका 4G आया, और इस वर्तमान के समय में आपका 5G आपका काम कर। तो सेम वैसे ही जैसे जैसे टाइम ढला, जैसे जैसे ड्यूरेशन आगे बढ़ा, वैसे वैसे जनरेशन हमको देखने को मिला और नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमको करने का ऑप्शन मिला।
सेम वही काम हमारी कंप्यूटर के साथ भी। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में बात करें तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या थे, इसका क्या वर्क था, इसका क्या फायदा था, क्या नुकसान था, ये पूरा आज की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में काफी बड़े हुआ करते थे। आप इनके साइज आकार का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि इन कंप्यूटर को रखने के लिए कमरे की जरूरत पड़ती थी। याद करिए मैंने इस चीज को पढ़ाया भी आपको, सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में इतने बड़े होते थे कि इस कंप्यूटर को रखने के लिए कमरे की आवश्यकता होती थी। ये सारे के सारे कंप्यूटर हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते जो फर्स्ट जनरेशन में आए। और यहाँ लिखा भी है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसमें हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए इन कंप्यूटरों का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था और एक दो तीन नहीं, पूरे पूरे हजार से भी ऊपर आप कह सकते हैं इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए इसकी साइज काफी बड़ा हुआ करता था। क्योंकि हजार की क्वांटिटी में अगर हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे तो वो कंप्यूटर की साइज हमारी छोटी नहीं होगी, बहुत बड़ी लेवल की। समझ में आ रहा है ना। और फिर यहाँ लिखा हुआ है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के सामने आपका लिख रहा है, ठीक है ना। अब चलिए सेकंड क्या लिखा हुआ है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 1956 में हुई थी और इसका अंत 1963 में हुआ था। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। कह रहा है कि ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफी छोटे हुआ करते थे। अब देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया कि कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। उसके बाद से जनरेशन चेंज हुआ, सेकंड जनरेशन जब आया तो वैक्यूम ट्यूब को हटा करके क्या लगाया गया? ट्रांजिस्टर लगाया गया। अब ऐसे में क्वेश्चन बनती है कि सर वैक्यूम ट्यूब को हटा करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग क्यों किया गया? तो ये जो ट्रांजिस्टर आपका होता था ये वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा क्या होता था? छोटा होता था। अब बताइए अगर वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ये छोटा नहीं होता तो उसमें कोई मतलब हमको चेंजेस देखने को नहीं मिलता, उसकी साइज और भी बहुत बड़ी हो जाती तो फिर हमको चेंजिंग कोई भी देखने को नहीं मिलता। इसलिए बाद में सेकंड पीढ़ी जैसे ही मतलब स्टार्ट हुआ तो ये फर्स्ट पीढ़ी की कंप्यूटर से वैक्यूम ट्यूब को हटा करके और इसके बाद से अपडेट किया गया ट्रांजिस्टर का, ट्रांजिस्टर लगाया गया। और कह रहा है कि ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफी छोटा होते थे और ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का साइज पहली पीढ़ी के मुकाबले क्या हो गया? छोटा हो गया। क्योंकि हजारों की संख्या में आप ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, सॉरी वैक्यूम ट्यूब आप लगा रहे हैं और वैक्यूम ट्यूब की साइज बहुत बड़ी। लेकिन वही जब दूसरी पीढ़ी आया तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया और ट्रांजिस्टर में ये देखा गया कि इसकी मतलब इस ट्रांजिस्टर को लगाने पे कंप्यूटर की साइज में बहुत ज्यादा चेंजेस हमको देखने को मिला और इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी है। और फिर यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रांजिस्टर आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफी ज्यादा भी विकास हुआ। मतलब जो विकास आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में नहीं हुआ था वो सेकंड जनरेशन में जैसे ही ट्रांजिस्टर आया तो काफी विकास, काफी ग्रोथ हमको देखने को मिला। अब चलिए इसके बाद से क्या पॉइंट आता है, तो अगला पॉइंट आता है आपका तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। अब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर क्या थे, तो देखिए इसमें तीसरी पीढ़ी में बता रहा है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में हुई थी और इसका अंत 1971 में हुआ था। और तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर की जगह आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ ना कुछ आपको चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा। मेन पॉइंट आपका ये है कि आपका ट्रांजिस्टर कब आया, वैक्यूम ट्यूब कब आया, आईसी कब आई, पूरा आपको जानना होगा। क्योंकि थर्ड पीढ़ी की शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो तीसरी पीढ़ी में आपका क्या आया? आईसी आया, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। मान के चलिए प्रथम पीढ़ी की शुरुआत में जब वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया तो वैक्यूम ट्यूब ये लगा करके देखा गया कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जा रहा तो कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बाद में टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, सेकंड स्थान पर उसको लगाया गया ट्रांजिस्टर को। तो ट्रांजिस्टर से ये टेक्नोलॉजी आया और ट्रांजिस्टर से ये देखने को मिला कि ट्रांजिस्टर का यूज अगर कंप्यूटर में हम कर पा रहे हैं तो कंप्यूटर की साइज में परिवर्तन होगा। प्रथम पीढ़ी के मुकाबले में इसकी साइज क्या हो रही है? छोटी हो रही है। उसके बाद से फिर अपडेट हुआ, फिर हमारी तीसरी पीढ़ी आई और कह रहे कि इसमें आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। और कह रहा है कि आईसी होता क्या है, तो कह रहा है कि आईसी एक तरह की चिप है जो कि सिलिकॉन से बनी हुई होती है। सिलिकॉन एक प्रकार का धातु होता है, उसी से हमारा आईसी बना होता है।
और कह रहा है कि इसीलिए इसको सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। आईसी का दूसरा नाम सिलिकॉन चिप भी होता है। और फिर कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काफी ज्यादा विश्वसनीय थे और तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की काम करने की स्पीड पिछले दोनों पीढ़ियों के मुकाबले क्या थी, बेहतर। मतलब जो दो पीढ़ी हम लोगों ने अभी पढ़ा है, एक आपका प्रथम पीढ़ी और एक आपका सेकंड पीढ़ी, उसके हिसाब से अगर हम तीसरी पीढ़ी के बारे में बात करें तो इन दोनों पीढ़ियों के मुकाबले आपका तीसरी पीढ़ी सबसे बेहतर काम करता है। इसकी परफॉर्मेंस दोनों से क्या थी, बेहतर। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कह कि इंटीग्रेटेड यानी कि आईसी चिप आने के कारण कंप्यूटर का साइज काफी छोटा हो गया था, इसके साथ ही साथ मेमोरी की क्षमता भी काफी ज्यादा बढ़ गई। जैसे ही तीसरी पीढ़ी का प्रयोग किया गया और जैसे ही तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया तो ऐसा देखने को मिला कि कंप्यूटर की साइज बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया और प्लस उसकी मेमोरी की क्षमता भी काफी ज्यादा बढ़ गई। और फिर यहाँ लिखा हुआ कि इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग किया जाता था। मतलब इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि एक साथ हम आसानी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम चला सकते हैं और मल्टी शेयरिंग टाइम शेयरिंग का मतलब हम इसको टाइम शेयर भी कर सकते थे। एक प्रकार के ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हमारे थर्ड पीढ़ी कंप्यूटर में किया। अब चलिए इसके बाद से कौन सी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। और इसमें बताया जा रहा है कि कंप्यूटर के चौथे पीढ़ी की शुरुआत 1971 में हुई थी और इसका अंत 1985 में हुआ। और कह रहा है कि इस कंप्यूटर की पीढ़ी में आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। और कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे एलएसआई सर्किट भी होते हैं। मतलब इसमें छोटे छोटे सर्किट भी होते हैं, एलएसआई के नाम से जाना जाता है। अभी हम सब सर्च करके आपको दिखाएंगे। इसमें एक छोटा छोटा सर्किट भी होता है जिसको हम एलएसआई के नाम से भी जानते हैं। ये किसमें पाया जाता है, चौथे जनरेशन के कंप्यूटर में पाया जाता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि इस जनरेशन में कंप्यूटर के छोटे साइज में ही काफी ज्यादा फीचर्स उपलब्ध करवा दिए गए, यानी हम कह सकते हैं कि इसका साइज काफी छोटा हो गया और इसके साथ ही साथ कंप्यूटर के सारे फीचर्स भी इंस्टॉल हो। मतलब दो चीज इसमें देखने को मिला, इसमें चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कि इसमें अनेक फीचर्स आसानी तरीके से अवेलेबल हो जाता है और प्लस सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आसानी तरीके से हमको छोटा रूप में भी देखने को मिल जाता था। एक प्रकार की आपकी चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर थी। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस पीढ़ी में रियल टाइम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। रियल टाइम और टाइम शेयरिंग का इस्तेमाल आपके चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर में ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके बाद से कौन सा आता है, इस समय जो प्रेजेंट में हम यूज कर पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अभी तक सभी पीढ़ियों से बेहतर और एडवांस आधुनिक है। आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों की तरह व्यवहार करता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि पांचवी पीढ़ी में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और वर्तमान समय में कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी चल रही है और यह कंप्यूटर की आखिरी पीढ़ी। एआई के बारे में आपने नाम सुना होगा। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि मान के चलिए अगर आपको रिज्यूम बनाना है तो आप नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो आपको 10 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। और वही एआई की मदद से आप बनवाना चाहते हैं, एआई की मदद से अगर आप बनाना चाहते हैं रिज्यूम तो बहुत ही कम समय में रिज्यूम बन करके आपके पास रेडी हो जाता है। तो अभी वर्तमान समय में हम बात करें तो वर्तमान समय में एआई का ज्यादा मात्रा में यूज किया जा रहा है अभी वर्तमान समय में। और ये कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी चल रही है जो कि अभी आखिरी पीढ़ी है। अब इसमें समझिए कि बहुत सारे फीचर्स आपको दिखेंगे। मान के चलिए कि एआई की बेस पे हर तरीके से इसमें काम करवाया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये लिखा हुआ है, अगर इस बात का अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं कि ये कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों की तरह व्यवहार करता है। समझ में आ रहा है ना, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा वैसे वैसे ये सारा का सारा इफेक्ट हमको देखने को मिला। ये सारे कंप्यूटर जो अभी वर्तमान समय में यूज कर पा रहे हैं ये हमारी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जिसमें एआई तकनीक का सबसे ज्यादा यूज किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई फॉर्म बनाना है, मान के चलिए कि आपको जो है एक ब्रांच मैनेजर के लिए एप्लीकेशन लिखना है, अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। इसके लिए अगर आप एमएस वर्ड पे लिखेंगे तो 10 से 15 मिनट 20 मिनट का टाइम लगेगा। और वही एआई के माध्यम से आप लिखना चाहेंगे तो मात्र 1 से 2 मिनट में आपका लेटर रेडी हो जाएगा। ये आपके सिलेबस में एमएस वर्ड में हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरा एआई ने आज हमारे कामों को आसान कर दिया। दूसरी चीज कि आप इस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो आप कहीं भी बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आप विजिट करते हैं तो नई टेक्नोलॉजी का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है।
अगर आपको नई टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है तो आप ये समझिए कि आप काम करने में सक्षम नहीं। इस समय आप मार्केटों में चले जाइए, इस समय आप बड़े बड़े कंपनियों में चले जाइए, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो एआई के माध्यम से सारे काम करवाए जा रहे हैं। सोचिए, जो काम आपका 5 मिनट में हो जा रहा है, क्या उसके लिए आधा घंटा लेना कोई मतलब है? बोलिए। तो एआई ने क्या तरीका दिया कि हमारी टाइम को आसानी तरीके से, मतलब हर तरीके से बचत करने का काम किया। जो हमारा टाइम यूटिलाइज हो रहा था 1 घंटा, वो मात्र एआई की मदद से वो काम मात्र 2 से 1 मिनट में करता है। हमारी टाइम की बचत, ये हमारे एआई तकनीक के बेस पे आज सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करवाया। समझ में आ रहा है ना? तो अभी देखिए, अभी तो अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए और इस नई टेक्नोलॉजी के यूज करते हुए, जैसे बड़े बड़ी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं उनके हिसाब से आज एआई के माध्यम से अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ताकि बच्चे एआई के माध्यम से आसानी तरीके से अपना काम कर सकें। और एआई की मदद से हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो अगर बड़ी बड़ी कंपनियों में आपकी सिलेक्शन होगी तो भी आपको कोई दिक्कत क्रिएट नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल से आपको एआई का प्रयोग करना आ जाए। समझ में आ रहा है ना? तो ये एआई के बेस पे आज के समय में ज्यादा मात्रा में आपके कंप्यूटर पे वर्क हो रहे हैं, जो कामों को बिल्कुल आसान कर दे। आखिर कंप्यूटर है क्या? जो हमारी कामों को आसान करे वही तो कंप्यूटर है। मैंने बहुत सारा मैंने आपको पढ़ाया कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आज बिजनेस के सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो बिजनेस को सबसे बढ़िया ऑपरेट करने का काम हमारा कंप्यूटर करता है। सोचिए, तो ये हर क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। एआई तकनीक बहुत ज्यादा इस समय विकसित हो चुका है। तो यही हमारा जनरेशन आप कंप्यूटर है।